नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे अपने चैनल द अश्वत्थामा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारी पठार की तीसरी क्लास है। हमने एक दिन मध्य प्रदेश के पूरे पठारों को समझा, फिर हमने मालवा पे चर्चा किया। आज जो है आपको सामने दिख रहा होगा मध्य भारत का पठार। ये हमारा दूसरा पठार है जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र पर है। चलो आपको यहाँ पे एक छोटा सा मैप जो है बनाकर मैं बता दूंगा, जिससे आपको डाउट ना हो। और कोई भी चीजें जो है हम हर एक चीज मैप से बताएंगे। पर कुछ बच्चों का कमेंट था, सर आप लिख के हमें बताइए क्या कितने परसेंटेज होता है। कल के वीडियो पे जहाँ पे ग्रुप में मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आना और दिखा कि हाँ शायद है कि बच्चों को लिख कर बताया जाए। तो चलिए आज हम लिख कर बताएंगे आपको कि कितने कैसा कैसा नोट्स प्रिपेयर करना है। आपको बहुत आसान सा एक मैप बनाकर मैं आपको समझाता हूँ कि मध्य भारत का पठार आखिर क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हमारा जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। और आगे जो है आपको मैं समझाता हूँ कि आपने कल देखा होगा कि मैंने 2 क्लासेस ले चुकी है पठारों पर। मैंने एक दिन मालवा के पठार पर भी रिवीजन करवा दिया था। आज फिर से आप सभी को एक रिवीजन करवा देता हूं कि हमने जो है मध्य भारत के पठार को कहां पे देखा था। हमने एक छोटा सा मैप बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा एक मैप बनाएंगे और मैप के थ्रू ही समझेंगे कि हमने मध्य भारत को कहां पे देखा था। तो ये हमारा जो है कुछ इस प्रकार जो है मैप है। मान लीजिए मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के हमने कौन से क्षेत्र को देखा था, इसे हमने क्या कह दिया था, इसे हमने कहा था क्या, मध्य भारत का पठार। इसे हमने क्या कहा था, इस जो फॉर्म पे है इसे हमने क्या कह दिया था, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार, ठीक है। अब चलिए उसी के विषय में हमको पढ़ना है। तो पूरी डिटेल से आपको हम पढ़ाएंगे, आपको पूरी डिटेल से हर एक चीज बताऊंगा। पूरी डिटेल से ही आपको पूरा हर एक चीज समझाना है मेरे को। अब देखिए, सबसे पहले हम जो है मध्य प्रदेश के कहा चलते हैं, क्षेत्रफल पर। आपको जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिल रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मध्य भारत का पठार हमको पढ़ना है, जिसका हमको क्षेत्रफल पढ़ना है। क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्षेत्र में कितना क्षेत्रफल में ये मध्य भारत बसा हुआ है। मतलब ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है कि इस क्षेत्र में मध्य भारत जो है कितना बसा हुआ है, इसी चीज को हमको समझना है। क्षेत्रफल आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्षेत्रफल कितना है, 32,890 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो राज्य का कितना है, 10.7% है, परसेंटेज है, ठीक है, 10.7% है। अब ये आपको भी तो समझ में आ गया होगा, मैंने उस दिन बताया है, ठीक है, कि कितना परसेंट इसका मतलब मध्य प्रदेश अगर 100% है तो 100% का 10.7% लेकर कौन बैठा है, मध्य भारत का पठार लेकर बैठा। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। निर्माण आपको एक शब्द देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे निर्माण जो है शब्द लिखा होगा, उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो इस पठार का निर्माण कैसे हुआ है, ये जो मध्य भारत का पठार है अपने को देखने के लिए मिलता है। तो मध्य भारत का पठार का निर्माण कैसे हुआ है, चंबल व उसकी सहायक नदियों से हुआ। अब बताओ कैसे चंबल व उसकी सहायक नदियां। मैंने जब मालवा पढ़ाया था तो मालवा में आपको मैंने बताया था कि एक चंबल नदी निकलती है जो मुरैना यानी मध्य भारत के क्षेत्र पर बहती है। कैसे, यहाँ पे एक नदी निकलती है, ये जो क्षेत्र है आपको मैंने दिखाया, यहाँ से वो नदी जो है होते होते हुए ऐसे जाती है। तो इसी क्षेत्र के नदी के बहाव से जो मिट्टी आया है उसी से हमको क्या बन गया है कि मध्य भारत का पठार बन गया है। भाई बहुत सारे मिट्टी का बहाव लेकर इस क्षेत्र को बनाकर जो है मध्य भारत का पठार बना दिया गया है। और भी इसकी सहायक नदियां हैं जो इस पर काम करती हैं, इसके निर्माण पर काम करती हैं। अब हम चलते हैं दूसरे तरफ। ये इस राजवंश बुंदेल राजवंश के नाम पर ही इसे बुंदेलखंड कहा
मैंने यहाँ पे एक जो है बुंदेलखंड को लेके आ गया, ये थोड़ा गलत है, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। बुंदेल राजवंश के नाम पर ही इसे बुंदेलखंड हमने लिख डाला है। मैंने दूसरा जो है पठार जो है आपको लिखा, यहाँ पे लिखा है, इसको मत नोट करिएगा, इसको हम अगले में देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं, इसका जलवायु जो है वो मिस्टेक हो गई थी और कुछ नहीं, बुंदेलखंड का हमने लिख लिया था। आप बुंदेलखंड हमारा तीसरा जो है पठार है, हम उसको कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। जलवायु, अब इसके हम जलवायु को समझते हैं। अधिक गर्म अधिक ठंडा, यानी ग्रीष्म काल में जो है, ग्रीष्म को देखने के लिए मिलता है, ग्रीष्म काल में अधिक गर्म और अधिक शीतकाल में अधिक ठंडा, यानी ठंडी में जो है बहुत ठंडा, ठीक है, गर्मी में जो है बहुत गर्म देखने के लिए हमको ये चीजें मिलती हैं। अब हम यहाँ की वर्षा पे बात कर लेते हैं। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ज्यादा नहीं होती इस क्षेत्र में वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ के मृदा पे बात कर लेते हैं। मृदा कैसी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़। आपसे कोई पूछे कि मध्य भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। हमने मालवा में पढ़ा था कौन सी साधारण काली मृदा पाई जाती है, गहरी काली, छिछली काली, ठीक है ना, बहुत सारी वहां मिट्टी पाई जाती है। पर हमने मालवा को, मैंने क्या बोला था कि मालवा के क्षेत्र में हमको साधारण काली मृदा पाई जाती है। उसी तरह जो है मध्य भारत में हमको जलोढ़ मृदा देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे और देखते हैं कि इसकी विशेषताएं और क्या है, इसके विषय में और जानते हैं। तो चलिए, तो हमने अभी तक जो है ये इन सभी चीजों को देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी, कि हम यहाँ पे जिले देख लेते हैं। क्या देखते हैं? जिले। जिले जो है कौन कौन से आते हैं, मैंने जिले की एक बढ़िया वीडियो आपको बना के दी है। उसमें आपको मैं गारंटी देखता हूँ कि आप वो वीडियो जो है देखिए, आपको पूरे जिले याद हो जाएंगे। तो मध्य भारत के पठार के क्षेत्र पे कौन कौन से जिले आते हैं, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैप बनाता हूँ और आपको मैं ये समझाता हूँ कि कौन कौन सा जिला पड़ेगा, ठीक है। मैंने उस दिन भी बताया था, पर फिर भी आपको मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कम स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था मध्य भारत का पठार, हमने यहाँ पे देखा था मुरैना को भी देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने बीच में मुरैना, ठीक है, थोड़ी बहुत भिंड देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा बहुत क्षेत्र घुसता है। फिर यहाँ पे श्योपुर देखने के लिए मिलता है। इधर हमको जो है गुना देखने के लिए मिल जाता है। गुना हमने लिखा नहीं है, पर फिर भी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमको शिवपुरी कुछ हिस्सा देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे हमको नीमच देखने के लिए मिल जाता है। मंदसौर भी क्षेत्र यहीं पे आता है। कितने सारे जिले जो है इसी के पास आ रहे हैं, तो हमको वही चीजें समझनी है। देखो कि जिले इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड, मंदसौर, नीमच, गुना, ये सभी जिले इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो इतना आसान आपको मैं समझा रहा हूं कि आपको एक बार आपको वीडियो देखने में, और ध्यान से वीडियो अगर आप देखते हैं, ध्यान से पढ़ाई करते हैं, सब कुछ एकदम बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं, जिससे आपको पूरा डिटेल जो है समझ में आ जाए। आपको इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने बहुत आसानी से आपको समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, वीडियो पे बने रहिए आप लोग। हम यहाँ का फसल देख लेते हैं, ठीक है। फसल जो है यहाँ मुख्य उत्पादन क्या है? सरसों। सरसों जो है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। अभी एक चीज आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, गेहूं देखते हैं, ज्वार आदि 3 फसल मुख्य हैं, जिसमें से सरसों सबसे प्रमुख है। अब देखो सरसों की हांडी, आपको हर बार मध्य प्रदेश में हर एग्जाम पे ये प्रश्न बनता है कि सरसों की हांडी किसे कहते हैं। सरसों की हांडी जो है बहुत बार प्रश्न बनता है कि किस क्षेत्र को सरसों की हांडी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा प्रश्न है। सरसों की हांडी सबसे ज्यादा, अब आपके मन में ये डाउट होता होगा कि सरसों की हांडी क्यों कहते हैं। मैंने आपको ये बताया कि प्रमुख उत्पादन क्या है? सरसों है, यानी सरसों सबसे ज्यादा उत्पादन होने के कारण इस क्षेत्र को सरसों की हांडी
कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? इस क्षेत्र को सरसों की हांडी कहते हैं। अब चले, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नदियां देख लेते हैं। नदियां जो है, मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी यहाँ से निकलती है, इस क्षेत्र में ऐसे जाके बह जाती है। अब देखो यहाँ पे चंबल है, काली सिंध है, आदि है। जब हम नदियां पढ़ेंगे तो आपको मैं पूरी नदियां बताऊंगा कि कौन सा कहां से उद्गम होता है। हर एक चीज आपको पूरी मैप के थ्रू में डिटेल दूंगा। पर्यटन, हम क्षेत्र देखते हैं। पर्यटन, ग्वालियर का किला घूमने को मिलता है। पाल कुनो राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ता है, हम राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ेंगे। हर एक चीज पढ़ेंगे इसमें। आपको ऐसा कोई भी ऐसा टॉपिक यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा जो आपको समझ में ना आया हो। मुझे तो जहां तक लगता है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो है वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी लोग जो है ध्यान से पढ़िए और अच्छे से खूब सारा मेहनत कीजिए। बिना मेहनत किए आप कुछ भी नहीं पा सकते। मैं यही बोलता हूँ कि मेहनत सिर्फ आपको करना है, ना कि दूसरों को। मेहनत सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं तो खूब सारा मेहनत करिए और इन सभी चीजों को पढ़िए। मध्य प्रदेश के हर एग्जाम पे या भारत का कोई भी एग्जाम हो जिसमें एमपी जीके बहुत डीप पूछा जाता है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और हमारे चैनल द अस्वस्थामा एकेडमी में सभी लोग ज्वाइन कीजिए और जुड़िए। तो लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा कि आपको जो है अपने लिए ही मेहनत करना है और खूब सारा मेहनत करो और ध्यान से जो है इस पढ़ाई को देखिए। और आपको हर एक चीज मैप के थ्रू समझाया जा रहा है, हर एक चीज मैप के थ्रू समझाया जा रहा है। मैंने जलवायु की बात की थी, तो आपसे मेरी एक गुजारिश ये है कि हमारे जो है इंडिया में लगभग जो है हमने अपने 90% वन को खत्म कर दिया है लगभग। हमने जलवायु की मैं बात करूं तो जलवायु में हमने अपने जलवायु के जो चेंजेस हैं, हमने अपने वन को जो है वन को हमने कितना खत्म कर दिया है? 90% हमने खत्म कर दिया है वन को। अब हमारे पास 10% ही वृक्ष बचे हैं। उन वृक्षों को सेफ रखिए और प्रदूषित मत करिए और अपने देश को एक अच्छा देश बनाकर रखिए और स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाएं। और जो है मैं एक बात और कहता हूँ कि नदियों में हर एक चीज, फूल पुष्प, ये सभी चीजें ना डालें और अपने देश को स्वच्छ बनाकर रखिए और जिससे हमारी जलवायु शुद्ध हो, ऑक्सीजन अच्छा मिले। उसके लिए आपको जो है एक पेड़ अपने नाम पर लगाइए और कम से कम 5 पेड़ जो है कम से कम लगाइए। तो अगर हर व्यक्ति 5 पेड़ लगाता है तो आप कर सकते हो। 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, तो आप सभी लोग अगर पेड़ लगाते हैं तो बहुत कुछ जो है इस देश के लिए पेड़ पौधे हो सकते हैं। लाखों पेड़ कटते हैं हर महीने जो है लाखों पेड़ कटते हैं। ये जान लीजिए कि एक दिन ऐसा जीवन आ जाएगा कि आप जो है जिस तरह गैस सिलेंडर भरवाते हैं अपने घरों में लेकर, और उसी तरह एक दिन जो है आप अपने बैग की जगह पीछे में एक सिलेंडर का जो है डब्बा लेकर घूमेंगे। एक दिन ऐसा दिन आने वाला है कि जिसमें ऑक्सीजन को आपको इतनी कमी देखने के लिए मिलेगा कि आप डब्बा लेकर घूमेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए आपके हमेशा जो है नाक में ऑक्सीजन लगा रहेगा। आपके पास पर्यावरण ही नहीं बचेगा, पेड़ ही नहीं बचेंगे तो क्या करोगे जीवन में? हमारे पास खुद प्रकृति के संसाधन ही नहीं बचेंगे, हम उनको नष्ट करने पर लगे हैं। डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट जरूरी है, पर डेवलपमेंट एक उचित और ढंग से डेवलपमेंट हो, ना कि देश को बर्बाद करके, उन प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करके जो हमें भगवान या हमारे प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें, मोटिवेशन लाइन एंड हर एक चीज आपको पढ़ाई से संबंधित चीजें बताई जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।